particular course for semester 5th जिसका नाम है एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल लिटरेसी। इस कोर्स में 2 सेक्शंस हैं और आगे बढ़ने से पहले सिलेबस स्टार्ट करने से पहले इसका कोर्स आउटलाइन हम देख लेते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे सामने दिखाई दे रहा है कोर्स का आउटलाइन। कोर्स आउटलाइन में आप देखिए कई सारे यूनिट्स हैं इसमें। एनालिटिकल रीजनिंग है, कंप्यूटर बेसिक्स है, एमएस वर्ड बेसिक्स है, एमएस एक्सेल है, इंट्रोडक्शन ऑफ ओपन सोर्स एप्लीकेशंस, वेब सर्फिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं इनमें से सिर्फ हमारा एक टॉपिक जो है, तो फर्स्ट वाला टॉपिक है एनालिटिकल रीजनिंग, ये टॉपिक हमारा रह गया है। उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, तो फर्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, ये 2 टॉपिक्स बस हमारे रह गए हैं। इसके अलावा बीच के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे प्रीवियस सेशंस में खत्म हो चुके हैं। ये वाला सेशन जो है हमारा, जो 8 बजे होगा, इसमें 2 टॉपिक्स कवर किए जाने हैं, एनालिटिकल रीजनिंग और साइबर सिक्योरिटी। तो जो साइबर सिक्योरिटी वाला पोर्शन होगा आपका, वो बेसिक कंप्यूटर स्किल्स की क्लास के साथ में, जो कि बेसिक कंप्यूटर स्किल्स सेमेस्टर फर्स्ट का वोकेशनल कोर्स है, उसकी पूरी प्लेलिस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है। सारे टॉपिक्स, फर्स्ट टॉपिक को छोड़ के सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे उस प्लेलिस्ट में। और इस टॉपिक के लिए ये एक अलग से प्लेलिस्ट, स्पेशल प्लेलिस्ट बनाई जाएगी जो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल होगी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सिलेबस का जो मेन पोर्शन है, जो मेन कंटेंट है, उसके साथ में स्टार्ट करते हैं। तो इसमें इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल एबिलिटी, ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग हमें पढ़नी है, तो रीजनिंग में सबसे पहला हमारा जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन रहने वाला है दैट विल बी रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग कितने तरह की होती है, किस रीजनिंग में क्या होता है, क्या क्वेश्चंस होते हैं, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग जब आप करते हैं या एनालिटिकल एबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें आज के सेशन में हम देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इस सीरीज में टाइप्स ऑफ रीजनिंग। टाइप्स ऑफ रीजनिंग में यहाँ पे आपके सामने 8 तरह की रीजनिंग दिखाई दे रही है। डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, एबडक्टिव रीजनिंग, एनालॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिकल रीजनिंग, फजी लॉजिक रीजनिंग, फॉलेशियस रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये कई तरह की रीजनिंग्स होती हैं। एक एक करके हम इनको देखते हैं कि कौन सी रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, क्या मेन उनका फीचर होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में। तो डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है, डिडक्टिव रीजनिंग स्टार्ट्स विद अ जनरल स्टेटमेंट और हाइपोथेसिस एंड एग्जामिन द पॉसिबिलिटीज टू रीच अ स्पेसिफिक लॉजिकल कंक्लूजन। क्या मतलब है इसका? यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, हमें जनरल स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, उन जनरल स्टेटमेंट्स को हम पढ़ के समझ के एक लॉजिकल लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। जैसे एक एग्जांपल नीचे दिया गया है, ऑल मैन आर मोर्टल। यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं, ऑल मैन आर मोर्टल एंड सोक्रेटिस इज अ मैन। तो यहाँ पे 2 जनरल स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, सभी इंसान मोर्टल होते हैं और सोक्रेटिस एक मैन है। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सोक्रेटिस भी मोर्टल है, क्योंकि सोक्रेटिस एक मैन है और सारे मैन मोर्टल होते हैं, ऐसा हमें बताया गया। तो इससे एक यही कंक्लूजन निकलता है कि सोक्रेटिस भी मोर्टल है, क्योंकि वो भी एक मैन है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये आते हैं डिडक्टिव रीजनिंग की कैटेगरी में। तो डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? एक टॉप डाउन अप्रोच है। टॉप डाउन अप्रोच में क्या है, आपको एक बड़ा जनरल स्टेटमेंट दिया जाएगा, उससे आप कंक्लूड करेंगे कोई एक छोटा स्टेटमेंट, जिसमें जनरल से स्पेसिफिक में जाते हैं। ये होता है आपका डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग का जस्ट अपोजिट होता है सेकंड टाइप ऑफ रीजनिंग, विच इज इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, जैसे हमने पहले देखा डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या था, ये एक टॉप डाउन अप्रोच है। इसकी जस्ट अपोजिट है इंडक्टिव रीजनिंग, जो एक बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप अप्रोच क्या है, यहाँ पे हमें छोटे छोटे स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होते हैं,
और उन स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स के आधार पर हम जनरल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ये बॉटम अप अप्रोच के मैनर में काम करता है। जैसे एग्जाम्पल इसका है, द सन हैज राइजन एवरी डे इन द पास्ट। पास्ट में सन रोज निकलता है, तो जाहिर सी बात है कल भी सूरज निकलेगा। इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं जहाँ पे छोटे छोटे स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं और उनसे हम बनाते हैं फाइनली जाकर एक जनरल स्टेटमेंट्स। जैसे या अभी एक सिंपल से कॉमन या स्पेसिफिक स्टेटमेंट की बात करें कि एनालिटिकल एबिलिटी की क्लास रोज रात 8 बजे होती है, तो इससे हम जनरल स्टेटमेंट ये बना सकते हैं या कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि एनालिटिकल एबिलिटी की क्लास कल भी रात को 8 बजे होगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ रीजनिंग इज एबडक्टिव रीजनिंग। एबडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? Abductive reasoning involves forming the most likely explanation or hypothesis based on available evidences. इसको डायग्नोस्टिक रीजनिंग में या प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज किया जाता है। क्या होता है, आपके सामने जो एक प्रॉब्लम दी गई है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल एविडेंसेस, जितने भी पॉसिबल कंक्लूजन्स आप निकाल सकते हैं, और उन सभी एविडेंसेस के बेसिस पर एक मोस्ट लाइकली आउटकम या एक्सप्लेनेशन निकाला जाता है। जैसे एक डिटेक्टिव होता है, डिटेक्टिव का काम होता है क्राइम सीन पर जाना और क्राइम सीन से जितने वो एविडेंस बरामद कर सकता है उन सभी एविडेंसेस को बरामद करना और एविडेंसेस के बेसिस पर एक मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन बनाना कि आखिर वहां क्या हुआ होगा। पूरी तरीके से क्लियर नहीं होता है, वो पूरे एकदम से एग्जैक्ट नहीं होता है, लेकिन वो एक मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन होता है कि इन एविडेंसेस के आधार पे क्या हुआ होगा यहाँ इस क्राइम सीन पर। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह की जो रीजनिंग होती है, उसको एबडक्टिव रीजनिंग के कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी एनालॉजिकल रीजनिंग। एनालॉजी के कई सारे आपने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे। एनालॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है, यहाँ पे दो चीजों के बीच में, दो अलग अलग चीजों के बीच में हम कुछ सिमिलैरिटीज निकालते हैं और उन सिमिलैरिटीज के बीच में, उन सिमिलैरिटीज के आधार पे हम कोई कंक्लूजन निकालते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, डॉग इज टू बाग एंड एज कैट इज टू। जैसे कई सारे आपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन देखे होंगे, इस तरह के एनालॉजी के क्वेश्चंस आते हैं। डॉग इज टू बाग, कुत्ता भौंकता है, तो उसको बाग कहते हैं। व्हाट विल कैट डू? कैट म्याऊज। नाइफ इज टू कट, नाइफ का यूज किया जाता है कट करने के लिए। पेन इज टू, पेन का यूज क्यों किया जाता है? लिखने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे हम रिलेशन निकालते हैं इन दो अलग अलग चीजों के बीच में। ये दोनों केसेस, दोनों सिचुएशन, दोनों चीजें या दोनों ऑब्जेक्ट्स ये अलग हैं, लेकिन उन दोनों की जो प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको कंसिडर किया जाता है एनालॉजिकल रीजनिंग में। इट रिलाइज ऑन आइडिया दैट इफ टू थिंग्स आर अलाइक इन सर्टेन एस्पेक्ट्स then they are likely to be alike in other aspects as well। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगली तरह की रीजनिंग होती है स्टैटिस्टिकल रीजनिंग। अब स्टैटिस्टिकल रीजनिंग का क्या मतलब होता है? सिंपल सा है, स्टैटिस्टिकल रीजनिंग इन्वॉल्व्स ड्राइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल डेटा एंड प्रोबेबिलिटी। क्या मतलब है इसका? अभी तक जितने रीजनिंग के टाइप्स आपने इससे पहले देखे, वहां पे क्या है, या तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पर कंक्लूजन निकाला जा रहा है, या फिर कोई चीज पहले हुई है उसके बेसिस पर प्रिडिक्शन हो रहा है, या कई सारे एविडेंसेस कलेक्ट करके हमें गैस कर रहे हैं। तो जो वो सारे कंक्लूजन्स हैं, सारे के सारे कंक्लूजन्स कैसे हैं? अप्रोक्सीमेट कंक्लूजन्स हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टैटिस्टिकल रीजनिंग में यहाँ पे नंबर्स का यूज किया जाता है, यहाँ पे डेटा सेट का यूज किया जाता है आउटकम्स को पता करने के लिए, कंक्लूजन्स को निकालने के लिए। यहाँ पे क्या, स्टैटिस्टिकल डेटा का आप यूज करेंगे, जैसे कि कई सारे एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिया गया है, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल वेदर डेटा इट इज स्टैटिकली मोर लाइकली टू रेन इन द मंथ ऑफ जून। तो किसी एक शहर का हिस्टोरिकल वेदर
रिपोर्ट हमारे पास है, पिछले 100 साल की रिपोर्ट है किसी शहर में रेनफॉल की। तो वहां पे ये पैटर्न हमें पता चला है, उस रिपोर्ट को देख के ये पैटर्न पता चलता है कि पिछले 100 सालों में हर बार या मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा हुआ है कि जून के महीने में बारिश हुई है। तो इट इज मोस्ट मोर लाइकली पॉसिबल कि अगले साल भी या आने वाले साल में जून के महीने में उस शहर में बारिश होगी। तो यहाँ पे हमने पिछले डेटा के अकॉर्डिंग कंक्लूजन्स को ड्रॉ किया है। यहाँ पे कोई तुक्का नहीं लगाया गया है, यहाँ पे कोई और किसी भी तरह की चीज नहीं की गई है। यहाँ पे डेटा पर रिलाई किया जा रहा है आने वाले टाइम में प्रेडिक्शंस को करने के लिए, जजमेंट्स के लिए। स्टॉक मार्केट एनालिसिस होता है। स्टॉक मार्केट एनालिसिस में क्या होता है, जितना भी अभी तक का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रहा है, जितना भी रिकॉर्ड्स हैं किसी स्टॉक के परफॉर्मेंस के, उसके परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है और उस परफॉर्मेंस के बेसिस पर ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि कौन सा शेयर कब और कितना उठ सकता है। वहां पे जो डेटा है, जो लाइन ग्राफ्स हैं, इनको एनालाइज किया जाता है और उसके बेसिस पर प्रिडिक्शन होता है कि कौन सा स्टॉक हमको आने वाले टाइम में कितना फायदा दे सकता है। तो इस तरह की जो रीजनिंग होती है या इस तरह के जो कंक्लूजन्स होते हैं, उसको स्टैटिस्टिकल रीजनिंग के कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट इज फजी लॉजिक रीजनिंग। अब फजी लॉजिक रीजनिंग में क्या होता है, यहाँ पे डेटा जो होता है और जो हमारा कंक्लूजन होता है, वो इस तरह के कंक्लूजन्स को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है जैसे जहाँ पे आंसर पूरी तरीके से सर्टेन ना हो। हम पूरी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि कोई चीज होगी या नहीं होगी। यहाँ आंसर आता है ट्रू और फॉल्स के बीच के ट्रांजिशन में। जैसे 0 और 1 हम मान लेते हैं, दो वैल्यूज हैं। अगर हम प्रोबेबिलिटी का यूज, जैसे प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में क्या है, या तो कोई चीज होने की, कोई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी या 1 होगी, या फिर उनके बीच में हो सकती है, 0 से 1 के बीच में। तो उस तरह के जो कंक्लूजन्स होते हैं, जहाँ पे 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है और उसके बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे डिस्क्राइबिंग द टेम्परेचर एज वार्म रेदर देन स्ट्रिक्टली हॉट और कोल्ड। स्ट्रिक्ट टेम्परेचर स्ट्रिक्टली हॉट हो सकता है, स्ट्रिक्टली कोल्ड हो सकता है। अब जरूरी तो नहीं है कि हमेशा वो बिल्कुल गर्म और बिल्कुल सर्दी वाला दिन ही हो। कभी कभी थोड़ा कम ठंडा हो सकता है, कभी थोड़ा ज्यादा गर्म हो सकता है। तो वहां पे हॉट और कोल्ड वर्ड का ना यूज करके हम क्या यूज करेंगे, वार्म वर्ड का यूज। तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज ऑफन यूज्ड इन situations where traditional binary logic may not be suitable। ट्रेडिशनल बाइनरी लॉजिक का सीधा सा सिंपल सा ये समझ लो, जहां पे आप यस और नो पूरी तरीके से आंसर नहीं दे सको, जहां पे आप यस और नो में आंसर ना कर सको, जहां पे आपका आंसर मे भी हो, कि या तो हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। आप पूरी तरीके से श्योर नहीं हो, आप 0% श्योर भी नहीं हो, आप 100% श्योर भी नहीं हो। पास हो गए या नहीं हो गए, 25% चांस है, 50% चांस है, 75% चांस है। वो 0 या 100 नहीं है। 0 और 100 के बीच में अगर वो है, तो उस तरह के जो कंक्लूजन्स होंगे, जो ट्रेडिशनल बाइनरी लॉजिक को फॉलो नहीं करते हैं, इस तरह के कंक्लूजन्स को फजी लॉजिक रीजनिंग की कैटेगरी में रखा जाता है। उसके बाद आता है फॉलेशियस रीजनिंग। फॉलेशियस रीजनिंग का मतलब होता है, फॉलेशियस रीजनिंग इन्वॉल्व्स एरर इन थिंकिंग दैट कैन लीड टू इनवैलिड और अनसाउंड कंक्लूजन। यहाँ पे क्या होता है कि आपने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया, आपने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया जो कंटेक्स्ट में बात चल रही थी, वो उस कंटेक्स्ट में है ही नहीं, वो उससे बिल्कुल अलग है। कोई टॉपिक की बात हो रही थी, आपने कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट दे दिया जिसका उससे कोई रेलेवेंस ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, वो पूरी तरीके से या तो इनवैलिड है या अनसाउंड है, यानी कि कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो इस तरह की जो चीजें होती है, वो
फॉलेशियस रीजनिंग में आते हैं। फॉलेशियस रीजनिंग के कई टाइप्स होते हैं, जैसे सर्कुलर रीजनिंग है, होमिनल रीजन अटैक्स हैं, स्ट्रॉमैन आर्गुमेंट्स हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पॉलिसी रीजनिंग का कोई एग्जाम्पल बताएगा? आप चैट बॉक्स में बताइए। फॉलेशियस रीजनिंग का मतलब क्या हो सकता है? बताइए। चलिए कोई नहीं, एग्जाम्पल हम देखेंगे आगे तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का तो इंट्रोडक्टरी सेशन है बस, और इसके बाद आपके जो सभी तरह के रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हम हैं। दिस इज क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो कोई स्पेसिफिक टाइप की कोई रीजनिंग नहीं होती है। वैसे क्या है, ये आपकी एक कॉग्निटिव स्किल है, जिसमें आप दी गई इंफॉर्मेशन को, दी गए स्टेटमेंट को, सिचुएशन को, आर्गुमेंट को अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं और उसको इवेल्युएट करते हैं और उसके बेसिस पर कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। It encompasses various forms of reasoning to make informed and reasonable judgments. क्रिटिकल थिंकिंग का सीधा सा मतलब ये है कि आपके सामने जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सिचुएशन है, जो भी आर्गुमेंट है, उसको सही तरीके से एनालाइज करें और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो आप एनालिसिस कर रहे हैं उसके बेसिस पर एक रीजनेबल जजमेंट ले सकें। यही आता है, यही चीज होती है क्रिटिकल थिंकिंग। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम चलते हैं एनालिटिकल एबिलिटी पर, जो आपकी यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट इज रिलेटेड टू एनालिटिकल एबिलिटी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कई तरह के टॉपिक्स हैं हमारे, जैसे ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, सिलोजिज्म है। ये सारे के सारे टॉपिक्स हम आगे आने वाले सेशंस में डिस्कस करना चाहते हैं। जो आपका वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग वाला पार्ट है वो आगे हम देखेंगे। अब एनालिटिकल एबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो आपका कोर्स का टाइटल है, एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल लिटरेसी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एनालिटिकल एबिलिटी? डेफिनेशन है सिंपल सी। Analytical ability refers to the capacity to scrutinize, interpret, and comprehend information in a systematic and logical manner. Definition है, सिंपल सा इसका मतलब है, एनालिटिकल एबिलिटी का मतलब होता है आपकी कैपेसिटी, आपकी क्षमता, जिससे आप दी गई इंफॉर्मेशन को, जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है उस इंफॉर्मेशन को आप सही तरीके से एग्जामिन कर सकें, सही तरीके से उसको इंटरप्रेट कर सकें और उसके बेसिस पर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसको आप अच्छी तरीके से एनालाइज करें और उसको उसके बेसिस पर आप सही एक्शंस लें। यही चीज होती है एनालिटिकल एबिलिटी। Individuals with strong analytical abilities can access situations critically and make informed decisions and solve problems effectively. अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको दी जा रही है और उसको आपको बेहतर तरीके से सॉल्व करना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसको सही तरीके से एनालाइज करें। It involves ability to break down complex problems into smaller components, identify patterns, and draw meaningful conclusions. क्या होता है इसमें? जो एक आपको प्रॉब्लम दी जा रही है उस प्रॉब्लम को आप, जो बहुत बड़ी सी कॉम्प्लेक्स सी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड करो, उनके बीच में पैटर्न्स और रिलेशंस फाइंड आउट करो और उससे एक मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल सको। एवरीथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड कम्स अंडर एनालिटिकल एबिलिटी। अब आगे हम बढ़ते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ एनालिटिकल एबिलिटी। एनालिटिकल एबिलिटी का या एनालिटिकल एबिलिटी से क्या क्या
जो उसके की कंपोनेंट्स हैं, क्या-क्या वो होते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आप एक टेबल देख रहे होंगे, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं एनालिटिकल एबिलिटी के। क्या-क्या कंपोनेंट्स हैं? डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, attention to details, critical thinking, problem solving, strategic thinking, decision making or creativity. Now, let us discuss all of these one by one. सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन की। डेटा इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब होता है? एनालिटिकल स्किल्स ऑफन इन्वॉल्व वर्किंग विद डेटा। जाहिर सी बात है, अगर आप रीजनिंग का कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको कोई ना कोई डेटा दिया गया होगा। उस डेटा को आपको सही से पढ़ना है, समझना है और कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालना है। ये आता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन में, यानी कि डेटा जो आपको दिया गया है आप उसको सही से पहले पढ़िए, उसको समझिए कि डेटा में आखिर पूछा गया है, प्रॉब्लम को समझिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है और फिर उसके बाद सॉल्यूशन फाइंड आउट करिए। नेक्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब क्या है? द कैपेसिटी टू थिंक लॉजिकली एंड अप्लाई रीजनिंग इज फंडामेंटल टू एनालिटिकल एबिलिटी। This involves making connections between ideas, recognizing cause and effect relationships, and drawing logical conclusions. मतलब क्या है इसका? जो आपको प्रॉब्लम दी गई है, जो आपको डेटा दिया गया है, उस डेटा को आप देखो। डेटा के बेसिस पर क्या आइडियाज आपको आते हैं, क्या रिलेशनशिप्स हैं डेटा के बीच में, और क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है इस डेटा का, और उससे रिलेटेड कंक्लूजन्स को ड्रॉ करना है। दिस एवरीथिंग कम्स अंडर लॉजिकल रीजनिंग। नेक्स्ट इज अटेंशन टू डिटेल्स। अटेंशन टू डिटेल्स का क्या मतलब हुआ कि जो भी डेटा आपके सामने दिखाई दे रहा है उसको सही से देखिए, कोई भी इंफॉर्मेशन को ओवरलुक मत करो, क्योंकि कोई भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन हो सकती है जो हो सकता है आपकी आंखों के सामने हो, लेकिन आप उसको एनालाइज ना करो, आप उसको ओवरलुक कर दो और जिसकी वजह से आपके एक्यूरेट असेसमेंट ना आ पाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डिसीजन हो, जो आंसर हो, वो पूरी तरीके से एक्यूरेट और इन्फॉर्म्ड हो, तो उसके लिए हर एक डिटेल को क्रिटिकली मॉनिटर करिए। नेक्स्ट इज क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या है? दिस इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिवली, कंसिडरिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड क्वेश्चनिंग अजम्पशंस। जो भी आप सॉल्यूशन निकाल रहे हो, फाइनल सॉल्यूशन से पहले उस प्रॉब्लम को या फिर जो आप सॉल्यूशन रहे हो उसको अलग नजरिए से देखो, अज्यूम करो, क्वेश्चन करो उस चीज पर, जिससे कि आप किसी भी तरीके से उसमें गलत ना हो, आपका जो आंसर आए वो गलत ना आए। क्रिटिकल थिंकर्स आर एडेप्ट टू आइडेंटिफाइंग लॉजिकल फ्लॉज एंड इनकंसिस्टेंसीज इन आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो सिंपल सा सीधा सा यही मतलब है, कोई भी डेटा अगर आपको दिया गया है उसको अलग अलग नजरिए से देखो और बेहतर से बेहतर इन्फॉर्म्ड लॉजिकल आंसर निकालने की कोशिश करिए। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग सिंपल सा स्टेप है। एनालिटिकल इंडिविजुअल्स एक्सेल्स एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय ब्रेकिंग देम इनटू मैनेजेबल पार्ट्स। जो एक बहुत बड़ी सी आपको प्रॉब्लम दी गई है, उस बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है और स्ट्रेटजी बनानी है कि किस तरीके से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। जो आपने छोटे छोटे पार्ट्स डिवाइड किए हैं, मैनेजेबल पार्ट्स डिवाइड किए हैं अपनी प्रॉब्लम के, उसमें से आप किस तरीके से रिलेशनशिप निकाल बना करके फाइनल आउटपुट निकालेंगे। देन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। एनालिटिकल थिंकिंग एक्सटेंड्स बियॉन्ड इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग encompassing स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का क्या मतलब है? यानी कि जो प्रॉब्लम का आप अभी सॉल्यूशन निकाल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने अभी निकाला किसी एक प्रॉब्लम के लिए, वो उस एक ही प्रॉब्लम तक सीमित रहे। कुछ इस तरीके से उस सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश कीजिए कि फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म में आप उस एक सॉल्यूशन को उस तरह की कई सारी प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर सके। इस तरीके से आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है कि फ्यूचर में भी अगर कभी जरूरत पड़े तो आप उसी टेक्निक का यूज करके और सॉल्यूशन निकाल सकें। एंड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनालिटिकल एबिलिटी। आपने सभी चीजों को एनालाइज किया, हर एक फैक्टर का प्रोज एंड कॉन्स का मतलब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, सारी की सारी चीजें आपने एनालाइज करी और फाइनली फिर आपको डिसाइड तो करना ही पड़ेगा ना भाई। अगर आपके पास एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के चार ऑप्शन है, आपने
सारी डिटेल्स को ध्यान से देखा, क्रिटिकली उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई एंड फाइनली वो जो 4 क्वेश्चन्स हैं, उन 4 क्वेश्चन्स में से कोई एक ऑप्शन होगा जो आपको सिलेक्ट करना होगा। सो डिसीजन मेकिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनालिटिकल एबिलिटी। एंड लास्ट वन इज़ creativity. While analytical thinking is often associated with logical reasoning, creativity is also an important aspect. The ability to think creatively allows individual to approach problems from unique angles and come up with innovative solutions. ज़रूरी नहीं है कि जो प्रॉब्लम जो आपको दी गई है, उसके जो सॉल्यूशंस पहले से ही दिए गए हैं, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस हैं, आप उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं। आप उस प्रॉब्लम को किसी नए तरीके से, नए नज़रिए से देखिए और उसको अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसे यूनिक एंगल से देखकर, समझकर कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए। सो ये जो था हमारा दिस वाज़ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट एनालिटिकल एबिलिटी। सबसे पहले हमने डिस्कस किया व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग के कितने टाइप्स हैं, किस टाइप की रीजनिंग में क्या होता है, एनालिटिकल एबिलिटी क्या है और उसके की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, डेफिनेशन, की कंपोनेंट्स, हर एक कंपोनेंट का डिस्कशन, ये आज की क्लास में हमने डिस्कस किया ना। अब ये जो आपका एनालिटिकल एबिलिटी वाला पार्ट होगा, ये आपका 2 यूनिट्स में डिवाइडेड है, यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड। सो जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में ये जो टॉपिक्स आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, ये इंक्लूडेड है। अल्फाबेट टेस्ट, एनालॉजी, अरिथमेटिक रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इनइक्वालिटीज, लॉजिकल वेन डायग्राम, सीटिंग अरेंजमेंट्स, पजल्स एंड मिसिंग नंबर। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके यूनिट 1 में कवर्ड हैं, जिन्हें हम कल से डिस्कस करेंगे। एंड फिर उसके बाद है आपका यूनिट 2, सिलोजिज्म, पैटर्न कंप्लीशन इन फिगर सीरीज, एम्बेडेड फिगर्स एंड काउंटिंग ऑफ फिगर्स, cubes and dices, paper cutting and folding, data sufficiency, course of action, and some problems related to critical thinking. तो ये कुछ यूनिट्स हैं, ये कुछ टाइप्स ऑफ रीजनिंग है जो हमको डिस्कस करनी है, जो आपके सिलेबस में दी गई है। यूनिट 1 में जितने भी ये टेस्ट आप देख रहे हो, यूनिट 1 में जितने भी ये टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके रिलेटेड हैं वर्बल रीजनिंग से। और दूसरे यूनिट के सारे टॉपिक्स आपके रिलेटेड है नॉन वर्बल रीजनिंग से। तो सभी टॉपिक्स को एक-एक करके हम अगले सेशंस में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हमारा जो बेसिक डिस्कशन रहा है, वो बता देता हूँ एक बार। एनालिटिकल एबिलिटी की हमने डेफिनेशन देखी कि एनालिटिकल एबिलिटी आखिर होता क्या है और क्या-क्या की कंपोनेंट्स होते हैं। ये सारे की कंपोनेंट्स हैं। की कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए। उससे पहले हमने देखा टाइप्स ऑफ रीजनिंग, जिसमें फैलेशियस रीजनिंग, स्टैटिस्टिकल रीजनिंग, एनालॉजिकल रीजनिंग, एब्डक्टिव, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, ये सारे के सारे रीजनिंग के टाइप्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब कल से जो हमारा 8 बजे सेशन होगा, इसमें हम डिस्कस करेंगे जो रीजनिंग के टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं। सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म एंड ब्लड रिलेशंस। टॉपिक किस तरीके से क्वेश्चंस उनके आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कई सारे एग्जाम्पल्स के साथ में अगले सेशन में हम इसको डिस्कस करेंगे।